क्योंकि आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का है, 2027 तक चलेगा, और अभी CDS ने 5 साल के लिए बनना था। लेकिन शहजाद साहब ने जो है वो हमारी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने जो बताया है ये गुफ्तगू कहीं नहीं हुई। वो जिस तरीके से बता रहे हैं तो मतलब ये है कि कोई ऐसी नालायकी नहीं होती जिसके कोई मुज़मिरात और असरात ना हो। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी क्या सराहियां की जा रही हैं, मुनासिब वक्त पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, और ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की जरूरत है, 27 को नहीं हुआ, 27 नवंबर 29 नवंबर को भी ना हो सका नामालूम वजूहात की बिना पर। तो अगर गैर जरूरी है कयास सराहियां तो इनका खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मगर इसमें कुछ कोताहियां हो चुकी हैं हुकूमत की तरफ से और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको आप आसिम मुनीर साहब जो इनको इतनी सर्विसेज दे चुके हैं, इतनी ताबेदारी कर चुके हैं 3 साल तक, एक खुदा की पनाह, लेकिन इसके बावजूद ये जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुतमईन नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, जिसको हम दें ओहदा, जिसकी तकर्री हम करें, तो वो हमारा मुलाजिम है। तो बहरहाल ये तो है उनकी नोटिफिकेशन जारी करना है, वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस देना है सदर को, सदर ने दस्तखत करने हैं, उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी होगा, ये प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले किसी ने उसको ड्राफ्ट करना है और इन सब बातों पर सोचना है कि अगर 2 टर्म्स मिसमैच आ रहे हैं तो उसका कानूनी तरीकाकार क्या होगा। अब ये मिसमैच तो उस वक्त ही हल कर लिया जाना चाहिए था जिस वक्त के आईन में तरमीम की गई थी। बुनियादी तौर पे मसला है यहाँ पे हुकूमत की सलाहियत का, बहुत कमजोर है कानूनी तौर पर। अब शहजाद चौधरी साहब तो तारीफ कर रहे हैं कि वजीर कानून ने बहुत अच्छी तरमीमें की, उसमें भी हमने देखा कि पहले दोनों की तारीफें की हैं। जी दोनों तारीफें की, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें भी शायद दोबारा बात की जा सकती है। चौधरी साहब अगर मजीद उसको देखना पसंद करेंगे तो उसमें भी गुफ्तगू की गुंजाइश है। लेकिन अभी तो आप देखिए ना, इसे एक अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए, इसे एक दिलचस्प सूरत हाल कहना चाहिए, जहां मेरी नाक़िस राय में मैं समझना चाहूंगा कि हैदर मेहदी इसे कैसे देखते हैं। मेरी राय में नवाज शरीफ और शरीफ खानदान जो इस स्टेज के ऊपर इनसिक्योर है कि जनरल आसिम मुनीर को अगर सारी ताकत मिल जाएगी तो शरीफ खानदान को वो कुछ अरसे के बाद फारिग कर देंगे, इसलिए वो जनरल आसिम मुनीर से नेगोशिएट करना चाहते हैं इससे पहले कि नोटिफिकेशन इशू हो। लेकिन बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करते। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में बहुत से लोगों की बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, हर व्लॉगर, हर एंकर पर्सन, हर लिखने वाला, हर कमेंट करने वाला इसे एक मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है। और इन तमाम हो गई आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब नहीं रहे, अपने ओहदे पर रिटायर हो चुके हैं, और तमाम के तमाम जय्यद वकला कानूनदान वो ये कह रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा उस वक्त तक वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। अब डिफेक्टो वो हो सकते हैं, जबरदस्ती वो बैठ सकते हैं, ओहदा नहीं छोड़ना चाहते तो फिर वो ये कर सकते हैं, और वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए इनका अंदाजा था कि शायद कोई हल्की फुल्की कहीं से हो जाएगी जी, नीचे से कोई आएगी और इदारे के अंदर से कोई खिलबली मचेगी और मामला हम दोबारा से अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी ये कभी भी किसी भी सूरत में, आज इनकी तारीख रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले में इनके तनाज़ात इसी तरह चलते आ रहे हैं, और वो तनाज़ात सदर इसाक खान साहब के पास जब इख्तियार होता था तब भी इनके मामला इसी तरीके से थे। तो ये जो बातें शहजाद साहब ने बताई हैं तो ये क्या उनके ज़हन रसा में उस वक्त नहीं आई थी जिस वक्त आईनी तरमीम हो रही थी, और आईनी तरमीम के बाद जब ये काम करना था, जो इतने दिन उनको मिले थे, आज से चंद दिन पहले तक इन्होंने नोटिफिकेशन निकालना था, इस दरमियान में क्या इनके इतने बड़े बड़े जो लीगल माइंड्स हैं वो क्या कर रहे थे? उन्हें अननेसेसरी क्यों एक ऐसा खला पैदा किया जो चौधरी साहब के ख्याल में, और मुकम्मल इत्तफाक करना पड़ेगा उनसे, एक संजीदा खला है, वक्ती सही, चंद दिन का सही, लेकिन बहरहाल ये एक संजीदा कानूनी खला है जो नालायकी से पैदा हुआ है, और नालायकी के अलावा इसकी कोई तशरीह नहीं है। सादा सी बात। आसिम मलिक का जो सर्कमस्टेंशियली हम देख रहे हैं ना, आसिम मलिक सर्कमस्टेंशियली जो था उसके ज्यादा रवाबित थे डायरेक्टली विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग देयर सिक्योरिटी, बिकॉज़ ये एनएसए भी है। मार्को रूबियो से है, दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर के बराह रास्त इसे कहते हैं, उनका तो कई दफा नाम लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे लंच से पहले जाता भी नहीं था। इसकी लंच की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना और कंडीशंस जो थी वो तैनात की थी आसिम मलिक ने मार्को रूबियो के साथ बैठ के। दिस इज कॉमन। इसके बारे में और भी कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में ये भी कि जो लॉबिस्ट हायर किए हैं, जो स्टीव विटकॉफ का बेटा है, लिबर्टी वर्ल्ड वाले, ये उन लोगों ने मुलाकात जो है ये फाइनलाइज करवाई थी, जो लॉबिस्ट उन्होंने हायर की। ये जरूर उन्होंने की होगी। और बात है कि लॉबिस्ट जो है वो सारे के सारे को आसिम मलिक ही कंट्रोल करते होंगे, बिकॉज़ वो डीजीआई से। और आसिम मलिक ने कहा था हां जी ये भी कर लेंगे, अब्राहम अकॉर्ड भी कर लेंगे, फलाना। तो ही है, इट इज ओनली देन व्हेन ऑल वाज अग्रीड दैट ट्रंप अग्रीड टू मीट हिम। तो आसिम मलिक के मरासिम हैं। कहा यह जाता है कि इस ताखीर ने फौजी क़यादत को मुश्किल जो सूरत हाल है उससे दूचार कर दिया है, चूंकि इससे डिफेंस स्ट्रक्चर की नई तश्कील का अमल वो मुतासिर हुआ है। जैसे कि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह की तकर्री वो इल्तवा का शिकार है, जो एटमी कमांड की जिम्मेदारियां संभालने के लिए नया 4 स्टार ओहदा है। ये जो जिम्मेदारी है ये इससे पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास थी। अच्छा, इसी तरह वाइस चीफ एक और 4 स्टार तकर्री होगी, जिसके बाद फिर जाहिर है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA की भी तश्कील होगी, क्योंकि 2 नए 4 स्टार जनरल्स को भी इसमें नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान है। जिसके बाद फिर NCA में फजाइया और जो बहरिया के सरबराहान हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, जो खुद भी 4 स्टार ऑफिसर्स हैं। तो ये वो सारी पेचीदगियां हैं जो इस वक्त अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन पानी को गदला करना और जो कुछ भी करना मेंगने डाल के करना, तो इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये दफ्तर ऐसे नहीं है कि जिनको आसानी के साथ मजाक के तौर पे लिया जा सके, जिनको आप अपनी पार्लियामेंट की तकरीरों में कह सके कि नहीं कोई मसला नहीं है। फंक्शनल लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए। मसला क्या है? मसला कानूनी है। कानूनी इसलिए मैं आपको बताता हूं कब मसला क्या है, ये क्यों नहीं हल हो रहा, ये बाद में समझ आइए गालिबन इनको कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तो 3 साल पूरे हो गए और उनका टेन्योर 5 साल का।
अच्छा, तो 5 साल के हिसाब से 26वीं तरमीम के साथ तो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन जो ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होते हैं तो वो 2 साल के बाद आर्मी चीफ से तो हट जाएंगे, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कंटिन्यू करेंगे अगले 5 साल के लिए। उस वक्त आर्मी चीफ कौन होगा? तो ये जो एक मिसमैच है आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के टेन्योर के अंदर, इसने अब मखमसा डाला हुआ है सोचों के अंदर कि क्या हम दोबारा से आर्मी चीफ को रीअपॉइंट करें। अब अगर रीअपॉइंट करते हैं तो इनके कानून के मुताबिक अगर 5 साल का टेन्योर है, अगर आप 5 साल के लिए टेन्योर करते हो तो फिर एक और 5 साल का टेन्योर देना पड़ेगा आर्मी चीफ को, क्योंकि आपका टेन्योर ही 5 साल का है। जब वो करेंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पर 5 साल करने के बाद जो एक्स्ट्रा 2 साल होंगे उसमें कौन होगा? तो ये इस वक्त कानूनी मसला है, इसको हल करने की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया ओहदा तख्लीक किया गया। 28 नवंबर से वो ओहदे का पहला दिन था और ये उम्मीद कह लें आप, उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए, जो एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है कि 27 नवंबर को जब आखिरी दिन था, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के आखिरी चेयरमैन थे, आखिरी दिन था उनका ऑफिस में, उनके जाते ही ये ओहदा ख़त्म हो गया, ये कमेटी ख़त्म हो गई, जिसके अंदर आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ जिसके मेंबर्स होते थे और वो एक जॉइंट फोर्स के तौर पे काम करते थे। बहुत पावर नहीं थी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास, लेकिन बहरहाल एक ऐसा अम्ब्रेला था जिसके नीचे तमाम मसला अफवाज बैठते थे और पूरी दुनिया में भी ऐसे मॉडल्स है। लेकिन ये जो उसको हटाया गया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तख्लीक किया गया आइन की 27वीं तरमीम में। बड़ी मुश्किल तरमीम थी, बहुत उस पर शोर मचा, लेकिन उस पर ज़ाहिर है उस पर आईनी अदालत भी बनी, जजेस के इख्तियारात भी कम हुए। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट को आज 4 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई समरी मूव नहीं हुई। न सिर्फ उनकी बल्कि बाकी जो दीगर 27वीं गैर आईनी तरमीम में नए ओहदे तख्लीक किए गए थे उन पर भी किसी किस्म की कोई समरी मूव नहीं हुई। लड़ाई कहाँ पे है? और लड़ाई अभी तक चल रही है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके लिए जनाब नवाज शरीफ साहब को माफी मांगना होगी। और मुस्लिम 27वीं तरमीम के बारे में पिछले हफ्ते बात कर रहे थे तो मुझे दिमाग में ये आया एक पॉइंट कि नुक्ता ये कि मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उनका नाम लेके उनकी तारीफ करना चाह रहा था कि उन्होंने एक ऐसी तरमीम और 2 ऐसी तरमीमें तश्कील दी, 26वीं और 27वीं, जो कि जिसमें कोई झोल नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी जो अदालतें में खुद परेशान है कि जो सवाल उठता है उसका जवाब किसी ना किसी शक्ल में उन तरमीम में मौजूद होता है और वो कहते हैं ये तो जवाब यहाँ दे दिया गया, इसलिए इसके ऊपर कोई बहस की गुंजाइश उनकी अदालतों में खत्म हो जाती है। यानी इतनी परफेक्शन है उन, इससे कतई नजर के वो फायदे में है, नुकसान में है, उनका मकसद क्या था, मेला फायदे हैं, कुछ लोग कहते हैं उसका वो जो भी हो, लेकिन वो इतनी परफेक्शन के साथ वो तरमीम जो थी जोड़ी गई। मैं हैरान हूं जब ये पॉइंट उठा है और ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे आप कोई शख्स अपना ओहदा ले नहीं सकता, वरना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी और सर्विस चीफ का ओहदा तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक एग्जिस्ट करता है ना। तो कि ये गलतफहमियां मियां नवाज शरीफ के खिताब के बाद ज्यादा फैली हैं। इस हवाले से फिर उन्होंने एक हालिया नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में फील्ड मार्शल से मंसूब एक मुबैना डायलॉग का जिक्र किया, जिसमें सीनियर सहाफी के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शुरका को कहा कि आप 2 लोगों के गुलाम हैं। इससे अफसार आलम ने यह मतलब फिर निकाला है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बात की है। अच्छा, फिर इस वर्कशॉप में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अरकान असेंबली और उनके सेनेटर्स मौजूद थे, इसलिए फिर इस बात का मजीद बतंगड़ बन गया। लेकिन सीनियर सहाफी के मुताबिक इस इख्तिलाफ की कई वजूहात हैं, जिनमें सरफहरिस्त मिलिट्री क़यादत का ये शिकवा है कि सिविल लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, जबकि सिविल साइड की शिकायत यह है कि दूसरी तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं। बकौल रावी इतनी फरमाइशें आती हैं कि पूरा करते करते हुकूमत की कमर ही टूट जाती है। अच्छा, फिर इस खबर के मुताबिक काबीना में करप्ट लोगों की भर्ती, तकर्रियों और तैनातियों में मेरिट की खिलाफवर्जी पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इसी तरह फिर सूबों में वसाइल की तकसीम पर भी इख्तिलाफात बताए गए हैं। तो अब इन तमाम बातों में कितनी सदाकत है, तो इसकी तस्दीक या मैं हैरान रह गया कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री सर्विसेज में कानून को ड्राफ्ट करने का स्किल मौजूद नहीं था। जो कानून लिखा जाता है ना, ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन खुद तो नहीं लिखते, ये वजारत कानून लिखती है, बाबू लिखते हैं। एक बंदा जो 10 साल पहले रिटायर हो चुका था उसको बुलाया जाता था और वो ड्राफ्टिंग करता था और वो कानून लिखा करता था। कानून को लिखने की, ड्राफ्ट करने की सलाहियत इनके पास नहीं थी। ये है इनका एक मामला। ठीक। और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसने ज़ाहिर ये सब चीज़ें, और लीगल ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, वजारत कानून भी है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के भी ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने ये सब काम करके वज़ीर आज़म साहब के आगे रखना होता है। और वज़ीर आज़म साहब अभी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ नहीं लाए। उनके लिए जो है वो बैरूनी बाहर जाना ज़्यादा अहम है इस वक्त, और पाकिस्तान का दौरा करना जो है वो कम अहम है, जबकि उन्हें इस वक्त होना चाहिए था। इस तरह की स्पेकुलेशन पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। सही। मतलब ये स्पेकुलेशन जो है वो आफ्टर ऑल पैदा क्यों नहीं, और इसकी और वजह भी है। देखिए, पहले ये जब भी इस तरह का काम करते हैं, जो आईनी काम वक्त पे नहीं करते, उसमें एक आइन के आर्टिकल के पीछे छुप जाते हैं। हुकूमती सफ़ों में भी कुछ ऐसी ही बेचैनी ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से वुज़रा और हुकूमती इत्तेहादी सब उल्टी सीधी बहकी बातें करने लगे हैं। अब क्या ये बातें हुकूमत को महफूज मकाम तक ले जाएंगी? तो इस पर कयास आराई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी हुकूमत महफूज मकाम तक पहुंचे या मखलूत निज़ाम पर राजी हो, अवाम की हालत में तो वैसे भी कोई बेहतरी का यहाँ दूर दूर तक कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। तो उसका तरीकाकार यह है कि पहले आइन में एक चीज़ लिखी जाती है कि ये इदारा होगा मुल्क में, फिर उस आइन के नीचे कवानीन बनते हैं,
उन कवानीन के तहत उस इदारे का या उसके सरबराह के बारे में जो भी शराइत होती हैं, जो भी उसके TORs होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो तय किए जाते हैं। फिर उसके बाद रूल्स बनते हैं जो कवानीन के नीचे होते हैं। रूल्स के मुताबिक ये होता है कि कितना बड़ा सेक्रेटेरिएट होगा, कौन कौन इनके साथ लोग होंगे, वो क्या क्या काम करेंगे वगैरह वगैरह, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। उसके बाद रेगुलेशन होती हैं जो इंटरनल होती हैं इदारे के अंदर, वो बनाई जाती हैं कि किसका क्या फंक्शन होगा, किसके पास कितना माली या दूसरे इख्तियारात होंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इदारा, कोई भी इदारा, अगर आप छोटा सा भी इदारा बनाएंगे तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इस मुल्क में कोई नहीं है। आज अगर जंग में हम जाते हैं, मैं एक थ्योरेटिकल और एकेडमिक बात कर रहा हूं, हम आज अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पास कोई ऐसा होता है, ऐसी जगह नहीं है जहां पर के तीनों सर्विसेज को मिला के कोऑर्डिनेट कर। हाँ, ये कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने तौर पे कर लेंगे, क्योंकि उनका एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, एक अखलाकी पहलू है, उनको पता है कि हमने मिलकर काम कैसे करना है। लेकिन वो दफ्तर, ऑफिशियल दफ्तर, लीगल जहां पर होती है इस किस्म की जो सैंक्शन, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये कहना किसी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। और एक बहुत बड़ा खिला है हमारे मिलिट्री सिस्टम के अंदर जो में ये है कि यार ये नवाज शरीफ खुद कर रहा है या इसके पीछे कोई बैकिंग है? बैकिंग किसकी हो सकती है जिसके पीछे ये इतना ज्यादा मेजर इसने स्टेप लिया है कि आसिम मुनीर को लिटरली ही स्ट्रिप्ड हिम नेकेड इन फ्रंट ऑफ द होल कंट्री, इन फैक्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई है। इससे कोई हम दो राय नहीं है कि आसिम मुनीर इज ह्यूमिलिएटेड अटरली बाय हिम नॉट गेटिंग दी। कमजोर कर दिया उसको ना, कमजोर कर दिया उसको, तमाम हैसियत कमजोर कर दी उसकी। पहले तो जाती तौर पर जो उसको ह्यूमिलेट किया, और दूसरी उसको इनफरादी और रोल के तहत उसको कमजोर कर दिया। फौज में हो गया कि यार ये चीफ है नहीं है फलाना, हर जगह से बातें। मेरे से सर्वे ऑफिसर पूछ रहे हैं, कहते सर मैंने आपका एक सुबह व्लॉग देखा, ये वो फलाना, ये आप क्या कह रहे हैं? तो ये भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है, कैसे नहीं है? मैंने कहा एनीवे। तो दूसरे बड़े इदारे, उसमें मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 9 लाख के करीब, 7 लाख की तो सिर्फ हमारी फौज है, बड़ी फौज है, तो बाकी सारे अगर इदारे मिलाएं तो तकरीबन 9 लाख के करीब लोग इस कमांड के अंडर होंगे, कम से कम। ये मैं आपको जो मोटा मोटा अंदाजा लगा के और फैक्ट्स बेस से मैं बता रहा हूँ आपको कि 9 लाख लोग अंडर काम करेंगे। और उसमें 22 ग्रेड के इतने सारे ऑफिसर्स होंगे कि जो 4 स्टार्स हैं, फील्ड मार्शल 5 स्टार, 4 स्टार्स नेशनल सिक्योरिटी कमांड, और फिर उसके बाद एयर चीफ, नेवल चीफ, उसके बाद DGI से 3 स्टार्स बहुत सारे होंगे। और इसके अलावा तो इतने सारे मेजर जनरल्स, इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स, फिर एयर मार्शल्स, एयर वाइस मार्शल्स, एयर कमोडोर्स, नेवी के एडमिरल्स, रेयर एडमिरल्स। तो ये बहुत लंबा चौड़ा एक सिस्टम है, बनना है। तो आप सोचिए कितने कवानीन बनने हैं, कितने इसमें रूल्स बनने हैं, कितने फिर रेगुलेशन बनने हैं, और फिर इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा, मीटिंग्स कहाँ होगा करेंगे, सारा एक निज़ाम बनना है, नया है। तो जाहिर है अगर नया ये निज़ाम है तो इसमें वक्त तो बहुत लगेगा। तो क्या ये तो पाकिस्तान की तमाम मसल्लह फ़ौज, सिर्फ मसल्लह फ़ौज नहीं, उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके, जो आप मिसाइल्स के ऊपर वॉरहेड लगा के चला सकते हैं, जो आप दोजों के जरिए, मिसाइल के जरिए लॉन्च कर सकते हैं, जो एयरफोर्स के तैयारों के जरिए लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये इतना, और फिर इसके बाद नई रॉकेट फोर्स बनी है पाकिस्तान की, वो भी इसके अंडर आनी है। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ISI है, MI है, और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी POF, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने असलहे बनते हैं, जितने तैयारे बनते हैं, जितने टैंक्स बनते हैं, जितने मिसाइल बनाने की फैक्ट्रीज हैं, मतलब आप कोई किसी चीज़ का नाम ले लें, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट हो, उसकी टेक्नोलॉजी से मुतालिक कोई इदारा हो, मैन पावर हो, ये सारा कुछ इसके नीचे आना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो चीफ होंगे, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। और वो आर्मी है कि इसके पीछे अमेरिका ने इसको आंख मारी हो नवाज शरीफ को, और नीचे एक जनरल इन वेटिंग, एक और जो है इनकी जो है तवाइफा या मिस्ट्रेस या जो भी आप उसको कहते हैं, वो तैयार बैठी है। और लोग कहते हैं जी वो जो तैयार बैठी है, द नेक्स्ट मिस्ट्रेस इज मे बी आसिम मलिक, मे बी नुमान ज़करिया। बकायदा इसे कहते हैं इमरान रियाज, साबिर शाकिर और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस पे कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले उन्होंने डिस्कशन भी की है कि जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन जनरल आसिम मलिक क्यों हो सकते हैं, नुमान ज़करिया क्यों? आसिम मलिक का जो सर्कमस्टेंशियली हम देख रहे हैं ना, आसिम मलिक सर्कमस्टेंशियली जो था उसके ज्यादा रवाबित थे डायरेक्टली विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग देयर सिक्योरिटी, बिकॉज NSA